हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.76 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल रिजिड रॉड along which two balls of the same mass m can move without friction rotates at a constant angular velocity omega about a vertical axle. The balls are connected by a weightless spring of rigidity K, whose length in the undeformed state is L0. The ball which is closer to the vertical axle is connected to it by the same spring. Consider that omega is appropriate for the balls to move in circles. The lengths of the two springs are. यानी क्या प्रॉब्लम है, एक बार समझें कि एक रिजिड रॉड आपको दिया हुआ है, आप इसे एक स्केल की तरह समझें। इस रिजिड रॉड को इस कॉर्नर पर लगे हुए एक्सिल के अबाउट घुमाया जा रहा है। एक्सिल आप इसे मान लें, इसे मैं कुछ इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैंने एक पॉइंट बना दिया है। आप इसके अबाउट इस रॉड को घूमता हुआ माने। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और ये दिया हुआ है कि रॉड इस तरह से घूम रही है, ओमेगा इतना एप्रोप्रिएट है कि ये बॉल्स जो हैं ये सर्किल पे घूम रही है। बॉल्स क्या हैं उन्हें समझें। दो बॉल्स जिनका मास सेम है, यहां पर एक बार मैं कंडीशन देखूंगा, टू बॉल्स ऑफ सेम मास m, यस, दोनों बॉल्स का मास सेम है और जिस स्केल पर इन्हें रखा जा रहा है, जिस रॉड पर इन्हें रखा जा रहा है, वो बिल्कुल स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है रॉड में। सो कुछ इस तरह से मैं इन दोनों बॉल्स को प्रेजेंट कर रहा हूं। इन्हें एक L0 लेंथ की स्प्रिंग से आपस में कनेक्ट करना है। L0 स्प्रिंग की लेंथ अनडिफॉर्म्ड स्टेट में है, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, मास m है और स्प्रिंग का लेंथ अनडिफॉर्म्ड स्टेट में L0 है। स्प्रिंग के कांस्टेंट को, उसके रिजिडिटी को K बताया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जब इस सिस्टम को घुमाया जाएगा तो जो स्प्रिंग यूज हो रही है वो अपनी अनडिफॉर्म्ड लेंथ में नहीं रहेगी, उसकी लेंथ में एक्सटेंशन आ जाएगा। सो मैं इस बॉल से अगली बॉल तक स्प्रिंग के लेंथ को L2 से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें, मैंने ये मान लिया है कि इस स्प्रिंग का लेंथ L2 हो चुका है एक्सटेंशन के बाद। L2 मैंने नई लेंथ को माना है, एक्सटेंशन को नहीं माना है। आप ध्यान दें, अगर आपको इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन चाहिए होगा तो आप L2 से L0 को माइनस करेंगे। इसके अलावा एक स्प्रिंग और यूज की जा रही है जो कि इस पॉइंट एक्सिल से बंधी हुई है और पहली बॉल को कनेक्ट किया जा रहा है इस स्प्रिंग से। इस लेंथ को एक्सटेंशन के बाद में L1 मान रहा हूं, जबकि ये स्प्रिंग भी पहली स्प्रिंग की तरह अनडिफॉर्म्ड स्टेट में L0 लेंथ की है। दोनों स्प्रिंग्स के सेम है। अब ध्यान दें, ये गिवन है प्रॉब्लम में कि ओमेगा इज एप्रोप्रिएट फॉर द बॉल्स टू मूव इन सर्कल्स। यानी ओमेगा की वैल्यू इस तरह सेट की जा रही है कि जब इस सिस्टम को घुमाया जाएगा, एक बात पर और ध्यान दें कि ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रहा है, एक्सिल वर्टिकल है और इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप इस रॉड को घुमा रहे हैं, जिससे उसमें रखी बॉल्स भी घूम रही है। सो जब इस सिस्टम को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाएगा तो ये दिया है कि दोनों बॉल्स सर्किल में घूमेंगी। सो अगर मैं इन बॉल्स के डायनेमिक्स के बेस पे इनके लिए इक्वेशन तैयार करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, समझें। इस स्प्रिंग का लेंथ L0 से L1 हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्प्रिंग इस बॉल पर इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप करेगी जो कि होना चाहिए K इंटू L1 माइनस L0। इतना फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इस सेकंड स्प्रिंग में एक्सटेंशन L2 माइनस L0 है, तो ये सेकंड स्प्रिंग इस बॉल को अपनी ओर खींचेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स इसे देगी जिसको मैं लिखूंगा K इंटू L2 माइनस L0। यहां पर ध्यान दें कि मैं इस बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम पर बात कर रहा हूं। यह पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रहा है, एक्सिल वर्टिकल है। स्प्रिंग्स एक्सटेंशन के बाद L1 और L2 लेंथ की हो चुकी हैं और अब मैं दोनों बॉल्स पर बारी बारी से फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप कर रहा हूं ताकि मैं उसकी इक्वेशन लिख सकूं डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली। सो इस बॉल पर के
L1 माइनस एल नॉट इनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है इस स्प्रिंग के कारण, और इस दूसरी स्प्रिंग के कारण आउटवर्ड फोर्स के L2 माइनस एल नॉट। यानी जब इस स्प्रिंग के लिए न्यूटन्स इक्वेशन लिखी जाएगी इसके एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यहां पर ध्यान दें क्योंकि ये सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो इन दोनों बॉल्स के टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस जीरो होंगे, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही डेवलप होगा इन दोनों बॉल्स पे। सो इस बॉल के लिए जब डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखी जाएगी तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, आप ध्यान दें, ये होगा के L1 माइनस एल नॉट माइनस के L2 माइनस एल नॉट। यानी मैंने सेंटर के अलोंग, जिस पॉइंट को सेंटर मान के ये बॉल घूम रही है, उस सेंटर के अलोंग लगने वाले नेट फोर्स को लिख दिया है। सो नेट फोर्स को लिखा जा सकेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और चूंकि हम जानते हैं कि इस बॉल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सो नेट फोर्स को जिस ma से आप कंपेयर करेंगे उस a में a के प्लेस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि टोटल एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है इस क्वेश्चन में, लगाना पड़ेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख पाएंगे r ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान दें रेडियस का रोल L1 प्ले कर रहा है तो इसे L1 ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। कुछ इस तरह से पहली इक्वेशन मुझे मिलेगी फर्स्ट बॉल के लिए। सेकेंड बॉल पर ये स्प्रिंग अपने एक्सटेंशन के कारण जो इनवर्ड फोर्स लगाएगी वो के L2 माइनस एल नॉट होगा। जितना फोर्स इस स्प्रिंग ने इस बॉल पर आउटवर्ड लगाया उतना ही फोर्स ये इस बॉल पर इनवर्ड लगाएगी। सो इस फोर्स के चलते जब इस बॉल के सर्कुलर मोशन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो फिर से इस बात पर ध्यान दें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और वही टोटल एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है। सो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी इक्वेशन बनेगी कि L2 माइनस एल नॉट इक्वल टू m L1 प्लस L2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें कि रेडियस को सेंटर से यहां तक मेजर करना था, सो मैंने इसे L1 प्लस L2 लिखा है, इस बात पर आप ध्यान दें, जबकि पहली बॉल के लिए ये रेडियस L1 है। अब एक पॉइंट पर आए कि ये पूरा प्रॉब्लम, इसकी डायनेमिक्स हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगा रहे हैं। इन दोनों बॉल्स पर इन फोर्सेस के अलावा भी फोर्सेस हैं अदर डायरेक्शंस में, लेकिन वो सभी फोर्स बैलेंस्ड हैं, इसीलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जिस रॉड के ऊपर इन बॉल्स को रखा गया है उन रॉड्स के द्वारा मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन और mg को भी दो फोर्स के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों बॉल्स के लिए फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। सो हम केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इक्वेशन बना रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द टू स्प्रिंग्स, यानी आपको इस एक्सटेंशन के बाद स्प्रिंग्स की लेंथ L1 L2 को पता करना है। सो L1 L2 को कैसे पता किया जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप समझें। यहां पर आप ये भी ध्यान दें कि K, L0 और M गिवन टर्म्स हैं, सो इन्हें अपने आंसर में हम यूज कर पाएंगे। सो मैं इस इक्वेशन को L1 और L2 सेपरेट करके लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। L1 L2 को लेफ्ट में लेके रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स को मैं राइट में लूंगा, आप ध्यान दें। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी K L1, और इस L1 के टर्म को इसके साथ भेज दिया जाए अगर, तो यह बनेगा K माइनस M ओमेगा स्क्वायर इंटू L1। आप ध्यान देते रहें, मैंने K और M ओमेगा स्क्वायर को एक साथ ले लिया है और दोनों से टर्म L1 को कॉमन ले लिया है। ठीक इसी प्रकार सेकेंड टर्म के रूप में मुझे मिलेगा माइनस K L2, इस टर्म को मैंने सेपरेट कर दिया है L0 के टर्म से, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें राइट में आप देखें वो होंगे K L0, और यहां से भी K L0 मिलेगा, लेकिन आप ध्यान दें कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का साइन अपोजिट है। सो राइट साइड टर्म के रूप में मैं 0 लिख पाऊंगा, सो मैं इसे 0 से चेंज कर रहा हूं। आप ध्यान दें पहला इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिला है, यानी जब इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है तो L1 के कोफिशिएंट के रूप में K माइनस M ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है और L2 के लिए माइनस के, और इसका जो नेट रिजल्ट है वो 0 के इक्वल है। ठीक इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को अगर अरेंज किया जाए तो ये क्या बनेगी, आप देखें। L1 के कोफिशिएंट के रूप में इसमें है M ओमेगा स्क्वायर, और L2 के कोफिशिएंट के लिए हम लिख पाएंगे M ओमेगा स्क्वायर, जो कि राइट साइड है, और K शिफ्ट किया जा सकता है। सो मैं इसे लिख पाऊंगा M ओमेगा स्क्वायर माइनस K,
और चूंकि पहला टर्म k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस साइन के साथ मैं इसे सिमिलर टर्म के रूप में लिख रहा हूं, आप ध्यान दें, और इसे माइनस के एल नॉट के इक्वल होना चाहिए जो टर्म लेफ्ट में रिमेनिंग है। सो कुछ इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को लिखा जा सकेगा। आप एक बार ध्यान से समझ लें कि L1 के कोफिशिएंट्स एक साथ L2 के L2 के रूप में और अदर कांस्टेंट के रूप में 0 हमें पहली इक्वेशन से मिला है, और सेकंड इक्वेशन में हमें मिला है एम ओमेगा स्क्वायर L1 माइनस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर L2 इक्वल टू माइनस के एल नॉट। बिल्कुल सही है, दो इक्वेशंस हमें मिली हैं और फाइनली इन दोनों को सॉल्व करके हमें L1 L2 पता करना है। तो पहली इक्वेशन की हेल्प से L2 का वैल्यू अगर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, आप उस पर ध्यान दें। ये बनेगी एम ओमेगा स्क्वायर L1 माइनस L2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर L1 अपॉन के। सो उस वैल्यू को अगर मैं अप्लाई करूं इस सेकंड इक्वेशन में तो मुझे टर्म मिलेगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर L1 अपॉन k, और ये माइनस के एल नॉट के इक्वल होगा। आप ध्यान देते रहें, L2 के वैल्यू में एक k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है और ऑलरेडी एक k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है, सो इस टर्म पे स्क्वायर लगा दिया गया है, और L1 अपॉन k इसके अदर टर्म्स हैं इक्वल टू दिस। अब इसे सॉल्व करने पर L1 का फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा। इससे पहले इन साइन को मैं चेंज कर देता हूं ताकि जो आंसर आए वो पॉजिटिव टर्म में दिखे मुझे। तो L1 का वैल्यू आएगा के एल नॉट डिवाइडेड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस तरह का वैल्यू L1 के लिए हमें मिल रहा है। अब एक बार अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शन जिस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसमें न्यूमरेटर पे k का टर्म इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। सो एक बार मैं इसे थोड़ा सा और रिजॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान दें, मैं k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूं तो मॉडिफाइड फॉर्म में इसे लिखा जाएगा L नॉट अपॉन k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन k होल स्क्वायर। इस टर्म पर ध्यान दें, मैंने इस k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, और यहां जो k आया वो k और k मिलके k स्क्वायर हो गया, तो मैंने इसे k होल स्क्वायर टर्म के रूप में लिख दिया है, और सेकेंड टर्म हमें मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के। कुछ इस तरह से L1 को लिखा जाना चाहिए। इसे ओपन कर दिया गया है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा एक बार वहां तक भी पहुंचेंगे हम लोग। ध्यान दें आप, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाने पर L1 का वैल्यू आएगा L नॉट अपॉन 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के होल स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, और a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी एम ओमेगा स्क्वायर बाय के होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो टर्म होगा माइनस 2 एम ओमेगा स्क्वायर के, और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के और है हमारे पास 1 टाइम्स, तो टोटल ये 3 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर के बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाय के बन जाएगा। ध्यान दें इस पे, और इस वैल्यू को अगर मैं मैच कराऊं ऑप्शन से तो यस, एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो है L नॉट अपॉन 1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर बाय के होल स्क्वायर माइनस 3 एम ओमेगा स्क्वायर बाय के। सो इस तरह से L1 की वैल्यू को पता लगाया जा सका है। अब ध्यान दें, हमें दोनों स्प्रिंग के लेंथ बताने हैं एक्सटेंशन के बाद, तो इस L1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके L2 को निकालना बहुत सिंपल होगा। सो उसे भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैं ये सभी कैलकुलेशंस यहां से हटा रहा हूं, इन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो L2 का वैल्यू क्या आएगा, आप ध्यान दें, L2 का वैल्यू हमें मिलेगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू L1। सो L1 का वैल्यू मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान दें, ये होगा L नॉट अपॉन 1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 3 एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, और एक के डिनोमिनेटर पे और आना चाहिए क्योंकि जब आप L2 कैलकुलेट करेंगे तो k का टर्म भी आएगा डिनोमिनेटर में। सो इस k को मैं इस टर्म के डिनोमिनेटर के रूप में लिख दे रहा हूं, और अब अगर मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक करूं तो मुझे लगता है उसी फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए,
और बिल्कुल सही उसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। सो L2 का फाइनल वैल्यू आएगा 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के इंटू एल नॉट अपॉन 1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के। कुछ इस तरह से L2 का वैल्यू दिया जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। सो एक सिंपल प्रॉब्लम है, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सका है। यहां पर ध्यान दें कि जब स्प्रिंग से किसी बॉल को बांध के इस तरह का मोशन कराया जाता है तो एक ऑसिलेशन का भी एस्पेक्ट बनता है, लेकिन प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि आप ये एज्यूम कर लें, आप ये मान लें कि ओमेगा एप्रोप्रिएट है और ये बॉल सर्कल में घूम रही है। सो जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। क्योंकि बताया गया है कि ओमेगा एप्रोप्रिएट है तो ये माइंड में मेकअप करते हुए कि ओमेगा की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इस प्रॉब्लम का एक पार्ट हम और तैयार करेंगे, इसे हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। अपनी नेक्स्ट क्लिप में हम इस कंडीशन के फिजिबल होने के लिए ओमेगा से एसोसिएटेड कंडीशंस पर एक क्लिप और तैयार करेंगे। सो अपनी अगली क्लिप में हम उस ओमेगा को कैलकुलेट करना चाहेंगे, ओमेगा के रेंज को कैलकुलेट करना चाहेंगे जिस ओमेगा के लिए ये कंडीशन एप्रोप्रिएट है, फिजिबल है। थैंक यू।